राहुल गांधी ने कर दिया खेल। हरियाणा में बीजेपी का हर दांव फेल। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में राहुल गांधी ने खेल कर दिया है और बीजेपी के सारे दांव फेल कर दिए हैं। और ये बात सिर्फ स्लोगन है, सिर्फ नारा है कि क्या है, इसको ही समझने के लिए हम बैठे। क्या वास्तव में ऐसा है कि राहुल गांधी ने खेल कर दिया है? मैं कुछ स्लग्स में नीचे लाइंस लाता हूं और आपको यहां से बात शुरू करता हूं। देखिए, राहुल गांधी के वीडियो ने हरियाणा का दिल जीत लिया, ये पहला पॉइंट है। और उस वीडियो की भी चर्चा होगी जब हम अभी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, खड़गे ने कुमारी शैलजा को मनाकर स्थिति संभाल ली। ये दूसरा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था कुमारी शैलजा के नाम पर, उसमें खड़गे ने कुमारी शैलजा को मना करके, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, उन्होंने स्थिति संभाल ली। कुमारी शैलजा पर बीजेपी का दांव उल्टा पड़ा। इसके दो इंपैक्ट हैं, एक कांग्रेस ने अपनी स्थिति संभाली और दूसरा बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, दांव उल्टा पड़ गया, बीजेपी के दांव फेल हो गए। इसके आगे कुमारी शैलजा ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना लिया और वो मान गई। बीजेपी को करारा जवाब देने का काम कुमारी शैलजा ने किया। जिन शब्दों का चयन किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो उच्च कोटि की भाषा, आक्रामक भाषा, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भाषा और बीजेपी की जोड़ तोड़ की सियासत के खिलाफ एक मजबूत आवाज, इस रूप में कुमारी शैलजा का प्रदर्शन दिखा। इसके अलावा आज कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं। कुमारी शैलजा जी के जन्मदिन पर मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट भी आया शुभकामना देते हुए। इससे पहले कभी नहीं आया था। चुनाव का समय है, डोरे डालने का समय है और वो डोरे टूट गए हैं। इसके बावजूद वो इस चर्चा को बनाए रखने के लिए उन्होंने जन्मदिन पर एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी असरहीन दिख रहा है। अब कोई बात नहीं कर रहा है कि खट्टर ने शैलजा जी को ट्वीट किया, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अंदर खाने बात चल रही, ये सब चीजें नहीं हुई। इसके बाद ये पॉइंट लीजिए कि मायावती का राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट भी उल्टा दांव है। राहुल गांधी पर सीधे हमला कराना और वो भी मायावती जी के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी का उल्टा दांव है। ये दांव फेल कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मायावती जी के हाथों से ट्वीट कराया गया। मैं पहले ऐसी भाषा मेरी नहीं होती थी मायावती जी के लिए, लेकिन जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तब भी वैसे ही ट्वीट उनसे कराया गया और अब जब राहुल गांधी वापस आए हैं तब भी उन पर मायावती जी का उसी रूप में हमला हुआ है। अपने तर्क के समर्थन में, जो मैं कह रहा हूं उसके समर्थन में, मैं ये बात आगे बढ़ा रहा हूं कि बीजेपी ने मायावती का ट्वीट बढ़ाकर, यानी रीपोस्ट या रीट्वीट करके दलितों की शंका दूर कर दी। दलितों में जो शंका हो रही थी कि मायावती जी बोल रही हैं, वो हमारी शुभचिंतक रही हैं, दलितों की मसीहा रही हैं, वो बोल रही हैं तो उनकी बातों पर कान देना चाहिए, ये बात दूर हो गई। उनकी शंका कि मायावती जी अपनी जुबान से नहीं बोल रही है, उनको कोई बुलवा रहा है, उनके हाथों कोई ट्वीट कर रहा है। ये बात तब ये शंका जो थी
दूर हो गई जब बीजेपी ने मायावती का ट्वीट बढ़ाया और पूरे सोशल मीडिया में फैलाया। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कितना पुष्ट है। लेकिन पहले बातों को रखना जरूरी है कि ये बात कैसे हम कह रहे हैं कि राहुल ने कर दिया खेल, बीजेपी के सारे दाव फेल। ये क्यों कह रहे हैं? अब ये सारे जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, ये वो सारे मूल रूप में पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और उसके इम्पैक्ट को सामने लाएंगे, आपके सामने बताएंगे। मैं इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाता रहूंगा लेकिन उस पर जाऊंगा नहीं। मैं अपनी बात पहले रखने की कोशिश करता हूं, बल्कि प्रतिक्रिया में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा क्योंकि कंसंट्रेशन भंग होता है। मैं सबसे पहले कुछ ट्वीट्स के साथ ही आता हूं, या रहने दीजिए। सबसे पहले राहुल गांधी के उस वीडियो को जो बहुत संक्षिप्त फॉर्म में है वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, और ये ताजा भी है। ऐसा नहीं कि दिन भर जो आप देख रहे थे उसको ही मैं दिखा रहा हूं, ताजा वाला सबसे पहले देखिए। अच्छा दादा भाई तो होता है। अच्छा सब फिर तो एक साथ करेंगे, फिर पापा को भेजेंगे। ये वीडियो देखकर आपके मन में कैसी भावनाएं आती हैं? जैसी भावना आपके मन में आती है, यकीन मानिए उससे कुछ ज्यादा गंभीरता से, अंतर से, अंतर मन से, मन की गहराइयों से भावनाएं हरियाणा के लोगों में आती है और आएगी। यही कारण है कि ये वीडियोस टुकड़ों में हरियाणा के पूरे चप्पे चप्पे में एक दिन में ही फैल गया है। देश भर में फैला है लेकिन हरियाणा में बांट कर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और सुनाया जा रहा है। और हमारे पत्रकार मित्र साथी जो हमें बता रहे हैं, इस वीडियो ने तो धमाल कर दिया है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो ने, इस ये सीरीज जो है, इस एपिसोड का जो वीडियोस है, ये वीडियो क्या कहते हैं? ये वीडियो जो आपने देखा वो बताते हैं कि एक नौजवान अपने हरियाणा से बाहर जाकर, डंकी रूट से जाकर, डंकी रूट का मतलब अवैध तरीके से देश छोड़कर दूसरे देश में जाना, जिसमें जान का खतरा होता है, जेल जाने का खतरा होता है, उस रूट से जाकर अमेरिका में सरवाइव कर रहा है, एक्सीडेंट का शिकार होता है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, बमुश्किल वो खड़ा हुआ है, जीवित है। और ऐसे में उसको अपने परिवार से मिलने का कितना मन हो रहा होगा, और यहाँ हरियाणा में मौजूद उसके परिवार को, उस व्यक्ति, उस युवक से मिलने का कितना मन हो रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। राहुल गांधी ने इन दिलों को जोड़ने का जो काम किया है, ये सिर्फ दो परिवारों के, उनके लोगों के बीच की भावना को जोड़ने का प्रश्न नहीं है, ये वास्तव में पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम को उनकी जुबान से सामने लाना,
उसके लिए खड़ा होने की जरूरत बताना और स्वयं खड़ा होना, ये तीनों बातें मिल करके राहुल गांधी के इस इनिशिएटिव को बड़ा बनाती है, व्यापक बनाती है, दूरदर्शिता देती है, गंभीरता देती है, भावनात्मकता से ओतप्रोत करती है। ये इस वीडियो का मतलब है। एक और वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर से देखिए। करने बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पता कब लगा कि पापा चले गए? जैसे रात होते ही ये बोलता भी पापा चाहिए घर पे, पापा होने चाहिए, पापा के साथ बैठना, खाना खाना, ये सब मिस करता तो बोलता पापा आप मुझे क्यों छोड़ के गए। जरूरत नहीं बेटे, मैं भी बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता न करो। मेरे पापा अमेरिका गए, चोट लग गई। अच्छा क्या हो, बताओ, मुझे बताओ। सभी बच्चों सर यही हाल है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। क्या आप वहाँ पर जाके भी देखो। मैं वहाँ से तो आया हूँ, पापा से मिल के आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने, तुम्हारे पापा ने भेजा है। भेजा था आपने, भेजोगे। उसका देख सारा मार तो मिल के गई, उतर तो मिलन आए हैं यहाँ स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना, सब कुछ ठीक है और ऐसे ठीक ठीक रहना। ठीक ठीक ही है, सब कुछ सब सही है। मुझमें इतनी क्षमता नहीं कि इस दृश्य को बयां कर सकूं, बिल्कुल नहीं है। इसके हर दृश्य, हर संवाद, हर बात अर्थपूर्ण है, संदेश देती है। बेटा कलपता है कि पापा एक्सीडेंट हो गए, पापा को चोट लग गई। वो कहता है कि आए हैं हमसे मिलने, वो आपसे भी मिल के आए। उसको नहीं पता कि राहुल गांधी कौन है, उस बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन पता है कि ये व्यक्ति मेरे पापा से मिलकर आया है, और अपने पापा को वो बताता भी है। और उनके पापा के पीछे जो हरियाणवी लोगों का समूह है जिससे राहुल गांधी मिलकर आए अमेरिका से, वो ये बताते हैं कि हरियाणा के लोग अमेरिका में जो है, यानी अमेरिका में हरियाणा की क्या स्थिति है, वो ये जो वीडियो है बता रहा है कि अमेरिका में हरियाणा की क्या स्थिति है, और हरियाणा के लोग अपने उन परिजनों से जो अमेरिका में है कैसी फीलिंग रखते हैं, और वहां जो अमेरिका में है वो अपने परिजनों के लिए कितनी तड़प रखते हैं। ये तो विजुअल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन असल जो बात है, जो इसका संदेश है, वो संदेश क्या है, उस संदेश पर भी हम आएंगे। लेकिन एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, तब ये हम उस पर बात करेंगे कि राहुल गांधी क्या संदेश दे गए हैं, देना चाहते हैं नहीं, दे गए हैं। आप देखिए। जाने को सोचा, हर स्टेट में ऐसा हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं वो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है, हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते, बचता ही सर, कुछ भी पता ही नहीं है, रिस्क है। 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं होगा। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है, यार रोजगार तो है नहीं। रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं। मजबूरी में क्या करते सर, रात तो नींद नहीं आती थी, दोनों मियां भी मतलब रोते थे। और हम तो आगे, हमारे भाई बहन नहीं आए यहाँ पर, उनको रोजगार अच्छा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कांग्रेस सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा रोजगार मिल जाए। ये वो लोग जो भारत छोड़कर नौकरी की तलाश में, करियर की तलाश में विदेश गए हैं, अमेरिका गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी, और क्या बता रहे हैं। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि विजुअल हमने पर्याप्त विश्लेषण किया है, उससे ज्यादा क्षमता नहीं है मेरी। और मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखो, हरियाणा देश का सबसे ज्यादा बेरोजगारी जहां है वो प्रदेश है, और ये फैक्ट हम अखबारों में देखते रहे हैं। कुछ सालों से
आप निकाल लीजिए 10 महीने का एवरेज, 1 साल का एवरेज, 10 साल का एवरेज, हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। तो हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। इसका रियल मीनिंग क्या है धरती पर? इसका रियल मीनिंग फैमिलीज पर पड़ता है, आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, युवा जो अपना करियर देखना चाहते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, माँ बाप जो अपने बच्चे को नौकरी में नहीं देख पा रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और इस बेरोजगारी की समस्या को टेक्स्ट बुक के स्टाइल में या मुद्दे के स्टाइल में राजनीति में रखने के बजाय राहुल गांधी ने एक परोक्ष तरीका निकाला, हरियाणवी के मुंह से, हरियाणवी के एहसास से, उनके फीलिंग्स से आप बेरोजगारी को समझिए। हरियाणा के लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी की क्या दशा है, राहुल गांधी नहीं बता रहे, वो सिर्फ माध्यम है। और उन्होंने हरियाणा के लोगों के मुंह से ये बता दिया कि ये इस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब इसका कोई राजनीतिक काट हो सकता है क्या? आप कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? अगर बीजेपी बोलेगी कि राहुल गांधी बेरोजगारी पर झूठ बोल रहे हैं तो वो उन हरियाणा के लोगों को झूठा बताएगी। यहां है मामला, राजनीति यहां तक आ गई है। राहुल गांधी ने एक इन्वेंशन किया है पॉलिटिक्स में। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को अपने साथ जोड़ा था, एक इलेक्टोरल मैनेजमेंट का एक किस्सा बनाया था, एक स्थिति रखी थी और उस इलेक्टोरल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया था। देश भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बड़े बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब बीजेपी ने पहली बार किया था और उसको उसका फायदा मिला, इसमें उसकी बढ़त रही और इसके साथ ही उसने अपोजिशन को कमजोर भी बनाया। लेकिन राहुल गांधी ने उनका जवाब देने में वक्त जरूर लिया, लेकिन पॉलिटिक्स में एक ऐसी इन्वेंशन की जिसके सामने अब बीजेपी लाचार है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के इस एक्शन का हम जवाब कैसे दें। विदेश तो नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री, और विदेश राहुल गांधी भी जाते हैं। राहुल गांधी को विदेश जाने पर सबसे ज्यादा पीड़ा नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को होती है। वो राहुल गांधी को देश विरोधी बताते हैं, सिखों का विरोधी बताते हैं, आतंकवादियों का समर्थन बताते हैं, वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन राहुल गांधी उन मुद्दों पर उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस करते हैं और वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे को, अब बेरोजगारी क्या सिर्फ हरियाणा का मुद्दा है? क्या देश के लोग इस मुद्दे से कनेक्ट नहीं करेंगे? क्या देश के लोग बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी से सवाल, उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? ये राजनीति और ये राजनीति का ये धरातल ये राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है, बना दिया है। तो राहुल गांधी की सियासत जो उम्मीद पैदा कर रही है, इस उम्मीद से ही कांग्रेस की सियासत खड़ी हो रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आने वाले समय में बाकी स्टेट्स के इलेक्शन हो। इलेक्शन में अभी फिलहाल हम दोनों स्टेट्स की बात करें तो इलेक्शन में सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। इसके अलावा के पीडीपी भी है, फारूक अब्दुल्ला भी है, वहां के लोकल लीडर्स भी है और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने कोई नहीं है। ये तारीफ नहीं, फैक्चुअल स्थिति में बता रहा हूं। हरियाणा में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी से बड़ा कोई नहीं है, चाहे बीजेपी का सुपरस्टार नेता देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के भीतर तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये क्यों राहुल गांधी बड़े नेता हैं? इसलिए नहीं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो है ही, वो इसलिए कि वो इनोवेटिव तरीके से उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाना और इस रूप में उठाना कि उसका जवाब देते समांतर पार्टी को न बने, सत्ताधारी पार्टी को जवाब देते न बने, ये राहुल गांधी ने स्थापित कर दिखलाया है। मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में मौजूद नहीं होते हैं।
उनकी पार्टी का प्रभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मौजूदगी अगर किसी व्यक्ति की कश्मीर घाटी में है तो वो है नरेंद्र मोदी। लेकिन वो नेगेटिवली मौजूद हैं। लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी मैं बता रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी पॉजिटिव है। हरियाणा में वो आए या ना आए, लेकिन अब बताइए, इन वीडियोस के माध्यम से, इस वीडियो के संदेश के माध्यम से हरियाणा का दिल जीत लिया है राहुल गांधी ने, दिल। और जब दिल कोई जीत लेता है तो बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, बाकी मुद्दे गौण हो जाते। ये मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने हरियाणा के लोगों का दिल जीत लिया है, क्योंकि उनके इमोशंस को सहलाया है, उम्मीदों को जगाया है, अपने आप को उनके साथ जोड़ा है। ये राहुल गांधी की मौजूदगी है। अब आने वाले समय में जबकि 26 तारीख को पूरी टीम उतर रही है कांग्रेस की, तो बीजेपी के नेता गायब हैं, सीन में दिख ही नहीं रहे हैं। और 26 तारीख को प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर रही हैं, कुमारी शैलजा भी सभा कर रही हैं, रणदीप सुरजेवाला भी कर रहे हैं, पहले से लोग कर रहे हैं, और हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक दिन बीमार कह करके नहीं गए थे वो भी करेंगे, और राहुल गांधी भी 26 तारीख को पहुंच रहे हैं। यानी कांग्रेस की बैटरी ऑफ लीडरशिप चुनाव मैदान में कूद रही है 26 से। आज 24 है, एक दिन बाद परसों से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिल रही। सभा करके देख लिया इन्होंने, भीड़ नहीं जुटी, लेकिन उन बातों की चर्चा हम नहीं कर रहे। हम अब दूसरी बातों पर आते हैं, क्योंकि कई पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं। क्योंकि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि राहुल ने कर दिया खेल, बीजेपी के दांव फेल, ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। अब हम आपको स्क्रीन पर रखते हैं मायावती जी का ट्वीट। मायावती जी का ट्वीट क्या है, इसको फुल स्क्रीन रखता हूं, कि कांग्रेस व श्री राहुल गांधी की SC ST OBC आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं बल्कि दोगली एवं छल कपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन व इसे 50% से ऊपर बढ़ाने की वकालत तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। उनके इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहे। तो मायावती जी ने तो मान लिया कि अपने देश में 50% से आरक्षण बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, अब विदेश में जाकर के उल्टा बोल रहे हैं। ये बात मायावती जी को समझानी पड़ेगी। क्या वो समझा पा रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र ने ये वीडियो बना करके बताया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे कि जब सबको समान अवसर मिल जाए तो उसके बाद आरक्षण की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। तो ये बात मायावती जी को समझानी पड़ेगी, और मायावती जी समझा नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं समझा पा रही हैं, उसको हम आगे ब्रीफ करते हैं। ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट पर नजर डालिए। किसका ट्वीट है ये? अमित मालवीय का ट्वीट है, बीजेपी के IT सेल का ट्वीट है। वो मायावती जी के ट्वीट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कह करके? राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से SC ST और OBC समाज बहुत आहत, आक्रोशित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसमें ये लाइन हम आरक्षण हटा देंगे सफेद झूठ है, और लेकिन हम वो बात नहीं कह रहे कौन झूठ और कौन सच। हम कह रहे हैं कि अमित मालवीय मायावती जी के ट्वीट को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी मायावती जी के ट्वीट को आगे बढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और मायावती एक मंच पर आ चुकी हैं। अब ये बात साबित करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ये बड़ा खेल दिख रहा है। तो राहुल गांधी ने जो राजनीति की है, उस राजनीति का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और बीजेपी और उनको मदद करने वाले फोर्स, जिसको बीजेपी भी मदद कर रही है और वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो खुल करके सामने आ रहे हैं।
जब ऐसी स्थिति बनती है तो जनता सबसे समझदार होती है, हमसे आपसे कहीं ज्यादा समझदार होती है और वो समझ लेती है कि कौन कहां खड़ा है। ऐसे में चुनाव बाइपोलर हो जाता है, बीच में छोटी मोटी शक्तियां रह नहीं जाती हैं। निर्दलीय और बीएसपी और जेजेपी और इनेलो इस तरह की चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सबको दिखता है कि सरकार बनाने और सरकार से बाहर होना या सरकार रिपीट करना, ये जो 2-3 स्थितियां हैं, इसमें टेक किसका है, किसके साथ कौन खड़ा है, क्या होने वाला है। तो इसी चीज को मैं तीसरा ट्वीट भी आगे बढ़ाता हूं कि मायावती जी, आगे दूसरा ट्वीट है ये, कि वो कहती हैं कि यह भी सच है कि केंद्र में इनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। साथ ही बीएसपी के संघर्ष से एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संसद में लाए गए संविधान संशोधन बिल को भी कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया, जो अभी तक लंबित है। 2 बातें कही है मायावती जी ने, और मायावती जी भी जानती हैं कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए बीएसपी ने कब और कितना संघर्ष किया। किसी को पता है कि ओबीसी के लिए, दलितों के लिए किया, दलितों के लिए योगदान है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ओबीसी के लिए मायावती जी या उनकी पार्टी या कांशीराम जी ने कोई बड़ी लड़ाई लड़ी और ये मंडल कमीशन लागू करा दिया, ऐसा अतीत नहीं मिलता है। इसके बाद आप देखिए, मायावती जी कहते, तथा न ही इस मामले में इनकी सरकार ने माननीय कोर्ट में सही से पैरवी की। इस आरक्षण विरोधी कांग्रेस व अन्य पार्टियों से भी ये लोग सजग रहे। साथ ही केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराना और अब सत्ता से बाहर होने पर आवाज उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो और क्या है। अब मायावती जी बहुत सारे सवाल अपने लिए पैदा कर देती हैं कि क्या ये सब चीजें बीजेपी करा रही है। बीजेपी के खिलाफ आप एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रही हैं? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपकी ट्वीट में एक भी शब्द नहीं है, उनकी सरकार के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि ओबीसी का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा दिया हो, या बीजेपी ने करा दिया हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई आरक्षण का कुछ बड़ा फैसला ले लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शब्द भी मायावती जी के ट्वीट में नहीं होता। कौन एक्सपोज हो रहा है, ये बात समझने की है। अब मैं एक ट्वीट आपके सामने लाता हूं, इसको देखिए। ये क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी का ये ट्वीट है, जिन्होंने ये बताया है कि बहन कुमारी शैलजा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जीवन में नित्य नए आयामों को प्राप्त करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक ट्वीट है, व्यक्तिगत ट्वीट है, शुभकामना है और वेलकम के लायक है। लेकिन यही ट्वीट एक सवाल भी पैदा करती है कि ऐसी ही भावनाएं कुमारी शैलजा जी के अब तक जो जन्मदिन आए थे, कभी आपने दिखाया था? क्या मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारी शैलजा जी को जन्मदिन पर ट्वीट किया था? तो आपको उस ट्वीट के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्त किया जा रहा है वो तो व्यक्तिगत भावनाएं लगती हैं, लेकिन जो अव्यक्त है वो राजनीतिक है। अब भी जबकि कुमारी शैलजा जी ने जबरदस्त तरीके से उनको जवाब दे दिया है, अब भी उनको अगर ये लगता है कि संभावनाओं को जिंदा रखना चाहिए, तो उस ख्याल से ये किया गया ट्वीट दिखाई देता है। इन घटनाओं के बीच एक बात जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब तक हमने नहीं की है, वो है कंगना रनावत का स्टेटमेंट किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पंजाब और हरियाणा में हुआ, जहां किसान लगातार आंदोलन में रहे। किसानों की महापंचायत भी कल होने वाली है 25 को। और ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा है, तो कंगना रनावत ने किसान 3 कृषि कानून, 3 काले कानूनों को वापस लाने की बात कहकर क्या मैसेज दिया है? बीजेपी को इसका भला होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा?
क्या नरेंद्र मोदी जी ने जब इन काले कानूनों को वापस लिया था तो ये नहीं कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं सके और हम ये कानून वापस लेते हैं किसान देश के हित में, ये कहा था। तो अब ये किसानों जो बिल वापस लेना देश के हित में था, जिनको समझाया नहीं जा सका उसको समझाने के लिए क्या बीजेपी ने कंगना रनावत को आगे कर दिया है? वो कंगना रनावत इतनी समझदार हैं, कृषि कानूनों को समझती हैं, किसानों को समझती हैं। अगर इतनी समझदार रहती तो किसान की बेटी से चाटा क्यों खाती? लेकिन हम सुनाते हैं कि कंगना रनावत ने कहा क्या है। वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी। मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है तो कंगना रनावत का इस्तेमाल किसानों की सबसे बड़ी बात जिसका किसानों ने विरोध किया उसको दोबारा वापस लाने के लिए हो रहा है। कृषि कानूनों को फिर से लाने की बात की जा रही है। ये जो स्टेटमेंट है ये बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इस बात पर हम थोड़ी और चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं कुमारी शैलजा जी पर। कुमारी शैलजा जी ने बीजेपी के दांव को फेल कर दिया। ये जो भी राजनीति की समझ रखता है वो हरियाणा में दलित वोटों के महत्व को समझता है, और दलित वोटों के महत्व को बीजेपी भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है। दलित वोट्स चूंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आकर्षित किया था, उसके बाद भी दलित वोटों का जो मायावती जी की पार्टी से शिफ्ट हुआ था वोट, इंडिया गठबंधन में आया था, तो वो वोट फिर से कहीं छिटक ना जाए इसकी चिंता कांग्रेस को है, और मायावती जी को इसकी चिंता है कि वो वोट वापस उनके पास कैसे आए। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां 21-22% दलित वोट्स हैं, हर 5वां व्यक्ति दलित है। लेकिन यहाँ भी दलितों में जो वर्गीकरण है, जो रविदास समाज से हैं उनकी संख्या आधे से ज्यादा है, बाकी भी दलित हैं, तो उसके हिसाब से भी पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि सारे दलित वोटों की गोलबंदी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ऐसा है कि रविदास समाज का व्यापक आकर्षण कांग्रेस की तरफ है और दूसरे दलित समाज का भी। और सिर्फ दलित की बात की जाए तो दलितों का बड़ा चंक कांग्रेस से आकर्षित है। यही कारण है कि इस मोर्चे पर मायावती जी को लगाया गया है, और कांग्रेस का दलित चेहरा कुमारी शैलजा जी को किसी तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का फायदा उठाते हुए कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में कैसे जोड़ा जाए, ये उनका टास्क था, है और शायद रहेगा भी। लेकिन कुमारी शैलजा जिनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, जो स्वयं कांग्रेस में रही, सबसे कम उम्र में मंत्री बनी, लगातार गांधी परिवार के साथ जुड़ी रही, और इसके बावजूद कि उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लीडरशिप में वो हमेशा कांग्रेस की आंखों का तारा रही हैं, ये बात सबको पता है। और कुमारी शैलजा जी ने ये स्पष्ट भी किया कि उनकी भी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन डेमोक्रेटिक ढंग से कुमारी शैलजा ने अपनी बात रखी, असंतोष भी रखा, और डेमोक्रेटिक ढंग से उस असंतोष को बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेटल भी कर दिया। कहा तो ये जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से बहुत नाराज हुए
जब उनको ये पता चला कि कुमारी शैलजा जी के इलाके में रैली हो रही है, उस रैली में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी आमंत्रित हैं, लेकिन कुमारी शैलजा जी को पता नहीं है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने हरियाणा जाने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। वो कहे कि ऐसी बात है तो हम इस रैली में जाएंगे ही नहीं। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी से बात करके और तमाम चीजों को समेट करके इस मसले का समाधान कर लिया। और इस तरीके से कुमारी शैलजा जी ने जो बीते दिनों आपने बयान सुना, उन बयानों में देखिए कि उन्होंने कैसे बीजेपी के दांव को फेल कर दिया, बीजेपी की सारी चालाकी को नेस्तनाबूद कर दिया, इधर उधर कर दिया। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन इस मौके पर दिखाना और बताना जरूरी है कि कुमारी शैलजा जी ने क्या क्या बातें की। कुमारी शैलजा जी ने कहा कि कांग्रेस के झंडे में ही आरती उठेगी। शैलजा ऐसा नहीं सोच सकती बीजेपी में जाना। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, वैसे ही शैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाएंगे। आगे वो कहती है चुनाव का समय है, इसलिए वे यानी बीजेपी ऐसा कर रहे हैं, यानी कांग्रेस में बुलाने का न्योता दे रहे हैं और नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं, उस पर कहती है। अन्यथा बीजेपी के मन में कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई नरम रुख नहीं है। बीजेपी में जाने की बातों का कोई मतलब नहीं है। वो खारिज करती हैं कि वो बीजेपी में जाने वाली हैं। वो कहती हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं कांग्रेस की वजह से हूं। मैंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा की है। मैं 2-3 दिन में हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार में शामिल हो जाऊंगी और कांग्रेस की सरकार बनाऊंगी। लिखती हैं, उन्होंने बाइट दी है जिसको मैं टेक्स्ट रूप में दिखा रहा हूं, कि सालों तक पार्टी के पास कोई संगठन नहीं था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर काम करते रहे। मेरे जैसे लोग सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन यह कार्यकर्ता ही हैं जो जमीन पर काम करते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षाएं होती हैं। आगे वो लिखती हैं कि जब उन्हें यानी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती है तो वो इसकी तलाश में दूसरी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें महसूस की हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि हम कांग्रेस में हैं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये इन सारी बातों को कह करके जो बैलून फुलाया था बीजेपी ने, जो गुब्बारा फुलाया था, उसको उसमें छेद कर दिया और बीजेपी का दांव फेल हो गया। अब देखिए कि कैसे ये जो कुमारी शैलजा जी को मनाने का जो काम किया मल्लिकार्जुन खड़गे, तारीफ करनी पड़ेगी। उनका लंबा अनुभव, उनका धैर्य, उनका वो भी दलित समाज से हैं और ऐसे समय को प्रेशर को कैसे वो रिलीज करते हैं, कैसे अनुकूलित करते हैं, इसका सबूत जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे देते हैं। उन्होंने कांग्रेस को संभाल दिया है संगठनात्मक रूप में देखा जाए। और दूसरी तरफ संगठन से बाहर अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो बज पैदा किया है, वो बज कांग्रेस को बढ़त दिला रहा है और आने वाले समय में ये चुनाव और एक तरफा होता चला जाएगा। मैं एक बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 ही जाति होती है, युवा होते हैं, गरीब होते हैं, महिलाएं होती हैं और किसान होते हैं। हरियाणा में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की ये बातें सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में अब कोई जाति इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने हर जाति धर्म के लोगों को नाराज कर दिया है, बेचैन कर दिया है। बेरोजगारी का शिकार कौन जाति नहीं हो रहा है, बेरोजगारी से कौन परेशान नहीं है, महंगाई से कौन परेशान नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में युवा किसको वोट देंगे हरियाणा में, जो रोजगार से के लिए तरस रहे हैं, राहुल गांधी को उम्मीद की तरह देख रहे हैं, उम्मीद के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी से आकर्षित हैं युवा और बीजेपी से विकर्षित, नरेंद्र मोदी से नाराज। महिलाएं किसको वोट देंगी? हरियाणा की महिलाओं ने विनेश फोगाट में महिलाओं के प्रति बीजेपी के व्यवहार को देखा है कि विनेश फोगाट के साथ बीजेपी ने क्या किया।
महिलाओं के साथ बीजेपी क्या करती रही है। तो महिलाएं खड़ी हैं कांग्रेस के साथ। आप देखिए, गरीबों पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम हुआ, और ये गरीब किसान का तबका है, ये हरियाणा खेती पर डिपेंड है मूल तौर पर। और ये गरीब, इनका आकर्षण किनके साथ है ये कहने की जरूरत नहीं। किसान एक जाति अपने आप में नरेंद्र मोदी बताते हैं, और किसानों का आकर्षण किसके साथ है, किसी से कहना बाकी है क्या? आप समझते नहीं है किसान किसके साथ हैं। तो ऐसे में जो 4 जातियां नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, वो चारों जातियां हरियाणा में सजीव नजर आती हैं, और वो चारों जातियां अपने अपने अनुभव के हिसाब से जब वोट करेंगी तो बीजेपी की सीटें गिनती इतनी कम हो पाएगी, खोजना पड़ेगा मैप में कि कहां कहां से बीजेपी जीती है। ये मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। और भी जो कुछ बातें हैं मैं करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे पास दर्शकों की करीब 200 की संख्या में 179 अभी, और पहले से करीब 20-25 थे, 200 की संख्या में ये कमेंट्स हमारे पास लंबित हैं। मुश्किल है सबको पढ़ पाना, लेकिन मैं सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं, और जो जो प्रतिक्रियाएं मुझे दिखेंगी मैं उन प्रतिक्रियाओं पर जरूर बात करता चलूंगा। लेकिन आप आगे आए। अरविंद जी कह रहे हैं, प्रेम सर अब तो जो भी काम बीजेपी उठा रही वह उल्टा ही पड़ रहा है। बिल्कुल सटीक आप कह रहे हैं। सलीम खान जी कह रहे हैं, प्रेम जी हरियाणा में कांग्रेस को दलित प्रभाव वाले सीट और अहिरवाल वाले सीट में विशेष फोकस करना चाहिए। दलित सीट पर शैलजा और अहिरवाल वाले सीट पर अखिलेश यादव से जोरदार प्रचार करवाएं, ये रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुकेश पांचाल लिख रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद। इसी तरीके से जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, बहन मायावती हैज लॉस्ट हर शीन टाइम टू टेक रिटायरमेंट, उनको समय रिटायरमेंट का आया है, ऐसा कह रहे हैं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं कि मायावती के टाइपराइटर पर अमित शाह का कब्जा है। सलीम खान लिखकर, अरविंद जी बीजेपी के बेईमान वाले पेड़ पर अब फल फूल रहे और फूल नहीं आ रहा है। बीजेपी के बेईमान वाले पेड़ अब सूख चुका है, सलीम खान जी कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रतिक्रियाओं में। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी बी फोकस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, वी अंडरस्टैंड एज व्यूअर्स। अच्छा, बीच में मैं कहीं भटक रहा हूँगा, आप मुझे मार्गदर्शन करना चाहते थे। चलिए आगे हम सुनते हैं। जी अरविंद भाई, थोड़ी हेल्थ इशू था, अब ठीक हो रहा है, व्यक्तिगत बातें रखते हुए। और आगे हम थोड़ा सा तेजी में बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं। शोएब नईम लिख रहे हैं, राहुल गांधी की विनम्रता ही उनकी ताकत है, कांग्रेस को फिर से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं राहुल गांधी। गॉड इज ग्रेट लिख रहे हैं, कांग्रेस 70 से 75 सीट जीतेगा। हरियाणा इलेक्शन में पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। नेक्स्ट एडुकेटेड पीएम, हाँ, हर किसान, हर गरीब, हर युवा सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ है। वो आगे लिखते हैं, वही सेम रिपीट है उनका, उन्होंने एक ही ट्वीट को कई बार ट्वीट कर दिया है। अजीत कटारिया जी लिख रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड संविधान। और जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, सलीम भाई हैव एमवीए के तरफ हैं, मतलब राहुल यहाँ भी चाहिए, ये लिख रहे हैं। आगे मैं अजीत कटारिया जी लिख रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी, वो रिपीट हो रहा है। अब मुकेश पांचाल जी लिख रहे हैं, देखो भाइयों, 2 आदमी ने देश की क्या हालत कर दी, 140 करोड़ आदमी को निचोड़ दिए, खून के आंसू रो रही जनता, और इस तरीके से आगे बढ़े। तो सलीम खान लिख रहे हैं, मुकेश जी सही कहा आपने, शायद अब अंधभक्त की अकल खुल जाए। इस तरह से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, लगातार सबको ले पाना मुश्किल। लेकिन मोहम्मद आलम लिख रहे हैं, सर द ट्रू, रियल, ऑनेस्ट, rather dry, honest, plausible, practical politics of Rahul Gandhi is really praiseworthy and very effective, that brought about a drastic change in thoughts and actions. बहुत अच्छी गंभीर प्रतिक्रिया। और जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, मोहम्मद आलम भाई, नाइस टू नो दैट यू आर अप इन आर्म्स ऑफ हॉट डेमोक्रेसी। आई स्पेंट मोर देन 10 years इन अबू धाबी बिफोर मूविंग इनटू अमेरिकन एम्प्लॉयर्स बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, माय डेन। ब्रिज किशोर तिवारी जी मेरे मित्र लिख रहे हैं, कमल खिलेगा सर। चलिए तिवारी जी, देखा जाए। एनीवन, इसलिए कभी भी देश की सत्ता को किसी झोला छाप फकीर चौकीदार के हाथ में
नहीं देना। शोएब नदीम लिख रहे हैं, राहुल गांधी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात राहुल जी सभ्य हैं, लोगों से उनको सादगी से मिलना ही उनके जनाधार को दिनों दिन बढ़ा रहा है और यही वजह है बीजेपी आरएसएस परेशान है। फुकरा बॉय लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का खेल खत्म है। अजित कटारिया जी लिख रहे हैं, वोटिंग एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर ऑल, संविधान एंड तिरंगा को बार बार अपोज करने वालों से सावधान। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं प्रतिक्रियाओं को संक्षेप करता हूं और एक बात रह रही है, मैं फिर आऊंगा, लौटूंगा, प्रतिक्रियाएं लूंगा। लेकिन वो बात जो मैं कहना चाह रहा था उसको मैं कह देता हूं, जरूरी है कहना कि ये पूरा जो चुनाव है, ये चुनाव बेसिकली राइट एंड रॉन्ग पर है। सही कौन और गलत कौन, इसका चुनाव है। किसकी राजनीति सही है, इसका चुनाव है। किसकी राजनीति गलत है, इसका चुनाव है। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि चुनाव कांटे का होगा, बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव एक तरफा होगा, ये आप समझ लीजिए। और एक तरफा अगर मेरे हिसाब से, मेरे आकलन में कांग्रेस के फेवर में हो रहा है, लेकिन दूसरे लोग दूसरी तरह से राय रख सकते हैं। लेकिन अभी जो आने वाला समय है, जो कितना समय बचा है, इस महीने 6 दिन बचे हैं और अगले महीने 5 दिन, मुकुल मिला के 11 दिन में 2 दिन छोड़ दीजिए, अंतिम 9 दिन रह गए हैं। इन 9 दिन में अब मोटे तौर पर कल तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। कल राहुल गांधी का दो सभाएं जम्मू कश्मीर में होनी है, एक जम्मू में एक कश्मीर में होनी है, तीसरे चरण के चुनाव के लिए। लेकिन परसों से उनका कार्यक्रम हरियाणा में लगा है। राहुल गांधी की कम से कम 4 सभाएं पहले से निर्धारित है और ये बात मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताता रहा हूं कि 4 सभाएं राहुल गांधी की निश्चित होंगी। इसके अलावा कुछ और दूसरे फॉर्मेट में राहुल गांधी आ सकते हैं। प्रियंका गांधी रोड शो करने वाली हैं और वो भी विनेश फोगाट के साथ रोड शो करेंगी और ये निश्चित रूप से फिजा में तब्दीली आएगी, माहौल बदलेगा और मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा ये दोनों मिल करके जो उन क्षेत्रों में जहां कुमारी शैलजा का प्रभाव है वहां पर जब चुनाव प्रचार करेंगे तो जो बातें इधर उधर होती दिख रही थी वो सेट होगा। और इस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस का चुनाव प्रचार हरियाणा में 2 दिनों के बाद से आपको जबरदस्त तरीके से दिखेगा। हम बार बार कह रहे थे कि हरियाणा में अभी पीक नहीं पहुंचा है, चुनाव का चरम जो होता है वो हासिल नहीं हुआ है, चुनाव अभी चरम आना बाकी है। तो चुनाव हरियाणा में चरम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस का तो पीक दिख रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का फोकस हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में उस रूप में नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। और अब वो भागे भागे फिर रहे हैं। चुनाव के समय में विदेश का दौरा लग रहा है, जरूरत से ज्यादा कार्यक्रम ले रहे हैं विदेश में, लेकिन यहाँ कार्यक्रम कम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि राहुल गांधी का जब प्रभाव बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी वहां सकुचाने लगते हैं, क्योंकि उनकी मोदी वाला एक तरफा माहौल चाहिए। वो एक तरफा माहौल के आदी हैं। कांटे की टक्कर वाले इलाकों में वो अपनी मौजूदगी को बहुत ज्यादा सहज नहीं पाते हैं। ऐसे में वो बंक कर जाते हैं और बंक कर रहे हैं। आपको मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जैसे देखिए आपको मेघालय का चुनाव याद होगा, वहां पर भी ऐसा हुआ था। आपको मणिपुर का चुनाव याद होगा, वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने बंक किया। इसी तरीके से लद्दाख में जाने से बचते रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी वहां के लोग बुलाते रहे लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं गए। कश्मीर में आपने देखा कि इन जगहों पर तो उम्मीदवार खड़े करने में भी इनको संकोच रहा। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो जहां जहां उनको लगता है कि हमारी चुनावी संभावनाएं नहीं है, हम जीत नहीं सकते, वहां वो इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको एक तरफा माहौल चाहिए, मोदी वाला माहौल चाहिए। और अब जनता वो नारा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए फॉरेन में पूरी तैयारी होती है, दिल्ली से उठा के विदेश में ले जाया जाता है। आप ट्विटर आप देख रहे होंगे वीडियो भी, और फिर वहां लोग वहां पर ऐसा भाव पैदा करते हैं। मान लिया कि विदेश में आपके चाहने वाले लोग हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को भी चाहते हैं, ये समझिए, वो देश के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, ये समझिए। लेकिन हिंदुस्तान में आपको वोटर से मिलना है,
वोटर आपको पसंद कर रहा है कि नहीं, वोटर ने आपसे दूरी तो नहीं बना ली, वोटर क्या आपको आपको आपके आने से खुश है, आपके एमएलए के उम्मीदवार क्या चाहते हैं कि आप आए उनके लिए चुनाव प्रचार करें। अब हालत यह है कि उम्मीदवार बीजेपी का यह नहीं चाहता कि उनके लिए नरेंद्र मोदी आकर के चुनाव प्रचार करें। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर हमारा चुनाव प्रचार करने आएंगे तो हमारी जीतने की संभावना और कम हो जाएगी। ये हालात बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बुरे दौर में है, बुरी पराजय की ओर है। ये मैं आपको कहता हूं और इसके आगे कुछ लेना जरूरी है प्रतिक्रिया, वो मैं प्रतिक्रियाएं भी लेता हूं। अशोक जी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, जाति जनगणना, अपराध, पलायन रोकना, आरक्षण, मोदी हिंदू मुस्लिम धारा 370, लड्डू प्रसादम कांड। ये फर्क है, यही फर्क जो अजय सक्सेना जी कर रहे हैं, ये फर्क दोनों नेताओं का दिख रहा है। अजित कटारिया जी लिख रहे हैं, जय भीम, मुंह खोलते ही सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं मनु के फॉलोअर्स। अलीमुद्दीन लिखते हैं, मायावती, चंद्रशेखर आजाद ये सारे मिले हुए हैं। और इसके आगे देखें तो राहुल खरा सोना है, ये लिख रहे हैं रस्त मेटल। और रवि चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि राहुल जी में देवत्व गुण जागृत हो चुका है, वो मानवता के प्रति समर्पित हैं, गांधीत्व को साकार करते हुए भगवान उनको सेहत और लंबी उम्र दें। और इस तरीके से अलीमुद्दीन लिखते हैं कि जैसन फ्रांसिस प्रो, इफ यू राइट इन हिंदी सो वी अंडरस्टैंड, इफ प्रिटेंडिंग शशि थरूर हाउ वी अंडरस्टैंड। तो ध्यान देंगे अलीमुद्दीन जी की बातों पर। फ्रांसिस जी आगे आए। अजित कटारिया जी लिख रहे हैं कि 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेड पुलवामा लाइक अटैक ऑन द सेड कॉन्वॉयज। यार मुझे तो नहीं मालूम, आप कहीं से आपको जानकारी मिली होगी। नजीर मलिक जी कह रहे हैं, प्रेम जी, हरियाणा में 50% वोटों के साथ कांग्रेस कम से कम 62 सीटें जीत रही है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में बीजेपी व इंजीनियर रशीद साफ हैं, लड़ाई केवल जम्मू रीजन में ही है। आगे बात करें, एनीवन लिख रहे हैं, आपके शहर का नाम बोल रहा है जय, आप जहां आप रहते हैं। अच्छा, परस्पर बातें हो रही संभवतः। मोहम्मद आलम लिख रहे हैं कि एप्रिसिएटेड जैसन फ्रांसिस जी के बारे में, अपार्ट फ्रॉम आवर लाइवलीहुड वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी कांट सी आवर कल्चर, आवर कस्टम, आवर एथिक्स, आवर यूनिटी टू बी टॉर्न apart by hypocrites of politics। इस तरीके से अजित कटारिया, बट नथिंग इज डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर फोर्सेस, याद दिला रहे हैं अजित कटारिया जी। अलीमुद्दीन कह रहे हैं, अरविंद भाई मैंने तो उल्टी सीधी फेंक दी, अब समझ जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, यही तो है, राहुल गांधी सबसे अलग नेता है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, संवेदनशील नेता है। 4 साल से बच्चे ने अपने पिता से बात नहीं कर सका, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता, बात से फोन कराई। ये सारी प्रतिक्रियाएं। अलीमुद्दीन लिख रहे हैं, फ्रेंचाइज भाई आप और आलम ऐसे इंग्लिश लिखते हैं, हमें लगता है आप शशि थरूर हो। चलिए आगे बढ़े। शाहिद नईम लिख रहे हैं, मायावती जितना बोलेंगी उतना ही एक्सपोज होती जाएंगी, भगवान मायावती को सद्बुद्धि दे और भविष्य में मिलने वाले चुनावी झटकों को सहने की शक्ति। अनिमल लिखते हैं, अब तो बीजेपी बिल लाने में भी 100 बार सोचना पड़ेगा। सुमित कुमार जी लिख रहे हैं, ये कंगना तो हटा दीजिए प्रेम जी सर, नींद नहीं आएगी रात में। ओहो, बहुत लोग तो हीरोइन के फिल्म देख करके खूब नींद आती है उनको, आपको नींद नहीं आएगी। ये फिल्म हीरोइन है, कलाकार हैं। आगे देखिए, कृष्णपाल जी लिखते हैं, व्हाट, अच्छा आगे मैं बढ़ूं। अलमुद्दीन जी लिखते हैं, सुमित भाई मैं तो चाहता हूं सर इंटरव्यू ले कंगना का, कंगना बोलती है तो मजा रहता है लाइफ में। और आगे देखिए, अलीम भाई, हम शशि थरूर के जितना विद्वान नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसन फ्रांसिस जी ने जवाब दिया है। चलिए आज की प्रतिक्रियाओं को हम रोकते हैं। आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लिख दी हैं। आज आपने हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की और मैं उसमें फेल रहा, और मैं
देखिए विधि जी पहुंची हैं देर से, मैं विधि जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भीड़ तो तेजस्वी की पब्लिक मीटिंग में भी बहुत थी, पर नतीजे उससे विपरीत आए। तो विधि जी, नतीजे विपरीत कैसे आए? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही बनी थी, याद कीजिए, विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में नतीजे विपरीत आए और उसका कारण आप बार बार लिखती रही हैं, बहुत सारे कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ का महत्व नहीं होता। भीड़ कम आना भी तो एक फैक्टर है। किसी को भीड़ कम आकर के जीत मिले तब एक चौंकाने वाली बात होगी, और इस पर नजर रहती है। ये चर्चा का विषय भी होता है। आपका पॉइंट खारिज करने योग्य भी नहीं है। श्री किरण जी लिख रहे हैं, राजनीति मात्र एक ऐसा पेशा है जहां चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, फिर भी सम्मानित हो सकते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। और सुखराम बिश्नोई लिख रहे हैं, बीजेपी की हरियाणा में सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस की जीत होगी, चुनाव लड़ रहा है किसान, युवा और खिलाड़ी, SC ST OBC जनता चुनाव लड़ रही है। राकेश जी लिख रहे हैं, त्यागी जी वो टीचर कहाँ गई? अच्छा। विधि जी का कहना है कि हरियाणा में केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां स्थानीय मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर बहुत भारी है। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, और आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपसे आग्रह कि आप YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है और ज्वाइन का बटन दबाइए। तमाम दर्शकों से ये आग्रह कि इस तरीके से अपने जरूर हस्तक्षेप करते रहिए अपनी टिप्पणियों के साथ। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।